मैं चाहता हूं, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी आवाज को पहचानते हुए उस व्यक्ति को बुलाता हूं जिसने हिंदी के कवि सम्मेलनों को वैश्विक परिदृश्य दिया, ग्लोबल एस्पेक्ट दिया। पूरी दुनिया में सबसे पहले एलपीजी रिकॉर्ड जिनके आए हिंदुस्तान में एचएमवी से, सबसे पहले किताबें हिंदी कवि सम्मेलनों से उठकर व्हीलर्स पर जिनकी पहुंची, और हिंदी के कवि सम्मेलन 100-200 लोगों से 2-2, 3-3 लाख की भीड़ में तब्दील हुए जिन कारणों से, उनमें से एक नाम आज मुंबई से आपके बीच यहाँ पर हैं, आदरणीय हुल्लड़ मुरादाबादी जी यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूं जब तक वो उठकर आए तब तक आप लगातार तालियां बजाइएगा और हुल्लड़ मुरादाबादी से निवेदन करिए कि वो कृपया काव्य पाठ करें। हुल्लड़ भाई। सबसे खुशी की बात यह है कि आज मेरे बड़े भाई माणिक वर्मा का अभिनंदन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं अपने सम्मान में आप लोग एक बार तालियां बजाएं। माणिक भाई का अभिनंदन किया। लीजिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं। ये गणेश जी की वंदना में कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गांधी बाबा राजघाट में सुबह सुबह कैरोरिया। अच्छा है भाई, वाह। गांधी बाबा अच्छा। राजघाट में सुबह सुबह कैरोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। पंक्तियां देखें कि लिए उस तरह हाथों में बंदर जैसे ऐठे हैं, और जिन्हें पेड़ पे होना चाहिए वो कुर्सी पे बैठे। वाह 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 वाह। साल हुए 40 से ऊपर यही नाटक हो रहा। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बंबई से आया हूं इसलिए, हाँ यादव जी बातचीत प्रारंभ कर दे। बंबई में जगह जगह पर होते बम विस्फोट, आप अखबारों में पढ़ते हैं। बंबई में जगह जगह पर होते बम विस्फोट, आतंकवादी देते रहते हमें चोट पर चोट। वाह। नेताओं तुम चूड़ी पहनो, तुमसे कुछ न हो रिया। तालियां बजाओ तो जरा जोर से बजाओ। क्या बात है। नेताओं तुम चूड़ी पहनो, तुमसे कुछ ना हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अभी बंबई में एक नेता ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि साहब सोनिया गांधी ने किया ही क्या है बच्चे पैदा करने के अलावा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि सोनिया ने इस भारत में बहुत बड़ा ये काम किया, 2-2 बच्चे पैदा करके अपना ही कुछ नाम किया। मैंने कहा अटल बिहारी से तो भैये इतना भी ना हो। हाँ अच्छे, बढ़िया। ये पानी ही है। और 4-5 पंक्तियां सुने, थोड़ा आपका मूड बना रहा हूं। नेता भाषण देकर आया, नौकर पर आकर गुर्राया, मैं आया हूं थका थकाया। पैर दबाओ राम लुभाया, राम लुभाया बोला मालिक एक जरूरी बात बता दूं, भाषण से तो गला थका है। वाह वाह वाह। आप कहें तो गला दबा दूं, आप कहें तो गला दबा दूं। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता पड़े हैं कि वहां पर जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 13वीं मनाई जाती। मेरे ख्याल से देवास में भी लोग मरते ही होंगे। तो मैंने जब शशि से पूछा तो ये बोला कि यहाँ एक दूसरे पर मरते हैं। तो
4-5 पंक्तियां ये सुन लें। स्वागत एक है। नेता हमारे पड़ोसी की 13वीं पर पधारे, डटकर भोजन किया, केवल आधा गिलास पानी पिया और आदत के अनुसार बिना किसी के कहे भाषण प्रारंभ किया। भाई और बहनों, आज इस 13वीं के त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके घर में इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे। रोज रोज होते रहें, यही शुभकामना है। अंत में हमसे बोले, हुल्लड़ जी तलब उठ रही है, एक पहलवान छाप बीड़ी पिलवाइए और जिनकी 13वीं है उनसे तो मिलवाइए। जिनकी 13वीं है उनसे तो मिलवाइए। हुल्लड़ जी, ये जो कुमार विश्वास है, इसने मुझे एक समस्या पूर्ति दी। समस्या पूर्ति में मतलब ये होता है, एक लाइन बताई कि इस पर हुल्लड़ जी कुछ लिखो। लाइन थी, जरूरत क्या थी? क्या थी? जरूरत क्या थी? सुनो। हाँ। मैंने लिखा, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छा। अब वो है बंदर ये बताने की। जरूरत क्या थी? घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी? नाश्ता उसको कराने की जरूरत क्या थी? 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हुल्लड़ जी। देवास में अगर इस पर तालियां नहीं मिलती हैं तो मैं समझता हूं कहीं नहीं मिलेंगे। ये शायरी का भी शहर है और कविता का भी शहर है। 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी? और 2 के झगड़े में पिटा तीसरा, चौथा बोला आपको टांग अड़ाने की। बहुत अच्छे, क्या बात है। आपको टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? और चोर जो चुप ही लगा जाता तो वो कम पिटता। आहा, क्या बात है। बाप का नाम बताने की, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी? बाप का नाम बताने की जरूरत अच्छा। क्या थी? और टॉस जीता था मगर, विश्व कप पे शेर सुना रहा हूं। हाँ, हाँ, टॉस जीता था मगर कैश कर पाए नहीं, हाँ। गांगुली उनको खिलाने की जरूरत क्या थी? गांगुली उनको खिलाने की जरूरत क्या थी? एक शायर ने गजल की जगह गाली पे ली, उसको 10 पैक पिलाने की। उसको 10 पैक पिलाने की। खैर आज शशिकांत ने तो कोई इंतजाम नहीं किया। उसको 10 पैक पिलाने की जरूरत क्या थी? और एक सस्पेंस शेर सुनो। हाँ। उसको 10 पैक पिलाने की जरूरत क्या थी? कहता है कि दोस्त जंगल में गया, दोस्त जंगल में गया, हाथ गंवा कर लौटा, शेर को घास खिलाने की। शेर को घास खिलाने अच्छा की जरूरत क्या थी? एक कविता पढ़ रहा हूं इस दौर में, इसका शीर्षक है जादूगर। हमारे शहर में एक जादूगर आया, आते ही उसने ढिंडोरा पिटवाया, मैं आंख की पुतली को दांतों से मिला दूंगा, जो नहीं हो सकता उसे करके दिखा दूंगा। एक सेठ नशे में बोला, बेवकूफ बनाता है, पुतली को दांतों से मिलाता है, हम 500 रुपए की शर्त लगाता है। जादूगर ने सेठ को जड़ से हिला दिया, बाएं आंख की नकली पुतली निकाली और उसे दांत से मिला दिया। बहुत अच्छे। सेठ बोला दूसरी भी मिलाओ। जादूगर बोला 500 और दिलवाओ। इस बार उसने और कमाल किया, नकली दांत निकाला और उसे पुतली से मिला दिया। और उसे पुतली से मिला दिया। लोग नाचने लगे, गाने लगे, कुछ लोग तालियां बजाने लगे। जादूगर बोला खामोश, ये तो कुछ भी नहीं, परसों शाम को शिवाजी पार्क में कमाल दिखाऊंगा, जो लोग इस शहर में 1 हफ्ता पहले मरे हैं
उन सबको जिंदा कराऊंगा। क्या बात है। इससे पहले ये प्रयोग कई शहरों में कर चुका हूं। झुमरी तलैया में 3 मुर्दों को जिंदा कर चुका हूं। उसी रात जादूगर के पास एक लड़का आया, बोला गुरु ये क्या कर रहे हो, मुर्दों को जिंदा कर रहे हो? मेरा बाप 20 लाख छोड़ के मरा है। बहुत अच्छे। मेरा बाप 20 लाख छोड़ के मरा है, उसे जिंदा कराओगे तो क्या मुझे मरवाओगे? उसके बाद एक परम आधुनिक महिला आई, उसने भी अपनी दास्तान सुनाई। मेरा पति अभी 8 रोज पहले मरा है, अपने पूर्व प्रेमी से मैंने अपना ब्याह करा है, उसे जिंदा कराओगे तो क्या मुझे 2-2 की पत्नी बनाओगे? वाह। अंत में नगर पालिका का चेयरमैन आया उसने भी अपना दुखड़ा सुनाया। पिछला चेयरमैन 4 दिन पहले मरा है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे चार्ज मिला है। गुरु ये 10,000 रुपए ले जाओ और ये जिंदे मुर्दे का खेल कहीं और दिखाओ। वाह। जादूगर सोचने लगा, इतने बड़े शहर में कोई ये कहने नहीं आया कि मेरी माँ, बहन या बेटी को जिला दो। क्या बात। या मेरे बिछड़े हुए भाई से मुझे मिला दो। वाह वाह हुल्लड़ जी वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। जादूगर सोचने लगा, इतने बड़े शहर में कोई ये कहने नहीं आया कि मेरी माँ, बहन या बेटी को जिला दो या मेरे बिछड़े हुए भाई से मुझे मिला दो। हाय रे ये स्वार्थ की दुनिया, यहाँ कोई अपना नहीं, सब दिखावा है। जीते जीते ये लोग कठपुतली की तरह नाचते हुए चाबी के खिलौने हैं। धन और प्रतिष्ठा में तो बहुत बड़े हैं, पर भावना के मामले में बौने हैं। वाह वाह वाह, बहुत जीते जीते ये लोग नाटक के पात्रों की तरह झूठा प्यार दिखाते हैं और मरने के बाद लोग सबको भूल जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे हुल्लड़ जी कानपुर का भी सम्मेलन सुना दीजिए। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और ये कौन बनेगा करोड़पति या कानपुर का भी सम्मेलन डायमंड क्लब के हमारे कैलाश भाई वगैरह की ओर से जो फरमाइश आई है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। एक कविता मैं सुना रहा हूं जो हमारे मित्र कह रहे हैं, कुमार विश्वास जी। इसका शीर्षक है कानपुर कवि सम्मेलन। यहां आज आप देख रहे हैं गिनती के 8-10 कवि हैं। मैं जब कानपुर गया तो मंच पर 60 आदमी बैठे थे। मैंने संयोजक से पूछा, ये सब कवि हैं क्या? वो बोला बिल्कुल कवि हैं। मैंने कहा इसमें बाहर के कितने? वो बोला 8। मैंने ये तो बैठे हैं पूरे 60। बोले बाकी लोकल, स्थानीय। मैंने कहा इतने लोकल? बोला अभी तो एक ही मोहल्ले के आए हैं। मैंने कहा बाकी मोहल्लों के कहाँ हैं? बोले पब्लिक में। अब वहाँ सुनाने वाले भी कवि और सुनने वाले भी कवि। उस कवि सम्मेलन का क्या हाल हुआ और उसका भी संचालन कुमार विश्वास कर रहे थे। कुमार विश्वास ने ठहाका लगाया और सबसे पहले देश के प्रसिद्ध आशु कवि रामलाल को बुलाया। अब आशु कवि वो होता है जो हाथ के हाथ कविता बना दे। रामलाल को बुलाया तो रामलाल ने सुनाया, इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। अब दूसरी लाइन नहीं बन रही है उनसे। इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। तो एक कॉलेज का विद्यार्थी खड़ा होकर बोला, रामलाल का बाप जहाँ है। अरे भाई जब आपसे नहीं बन रही तो दूसरा बनाएगा। सही बात है। कुमार विश्वास ने कार्यक्रम बिगड़ता देखकर फिल्मों के गीतकार रोटी कपड़ा मकान, शोर, पूरब पश्चिम, क्रांति, भ्रांति, हाँ, आने वाली फिल्म भ्रांति के गीतकार संतोषानंद को माइक पर बुलाया। आप आइए और कवि सम्मेलन को जमाइए। तो संतोष जी ने सुनाया, मेरी माँ है जब बीमार हो, मेरी माँ है जब बीमार। कैसी होली खेलू रे? भीड़ में बैठा हुआ एक मारवाड़ी श्रोता बोला, भाया जब अम्मा बीमार थी तो तू कवि सम्मेलन में क्यों आया?
संतोष जी ने गीत को आगे बढ़ाया। घर में टाट भी नहीं, टूटी खाट भी नहीं। फिर आवाज आई, गीत सुना रहा है या घर की इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है। संतोष जी ने तंग आकर दूसरा गीत प्रारंभ किया। मेरे देश को बचा लो, मेरी जान ले लो रे, प्यारे देश को बचा लो, मेरी जान ले लो रे। चिड़ा हुआ लोकल कवि बोला, मेरी नाक को बचा लो, मेरे कान ले लो रे। और मुझे गीत ना सुनाओ, मेरे प्राण ले लो। मुझे गीत ना सुनाओ, मेरे प्राण ले लो ले। भाई कुमार विश्वास ने इधर उधर देखा, अब किसे बुलाया जाए, किसको शहीद करवाया जाए। कोने में बैठे हुए एक सज्जन से कुमार विश्वास ने पूछा, आप कवि हैं क्या? वो बोले, नहीं मैं आदमी हूं। बोले, फिर आपने कुर्ता क्यों पहन रखा है? बाल भी आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, आप अवश्य रचना सुनाने के लिए आए हुए हैं। बोले, मैं तो बाइक वाले के साथ आ गया था। बोले, किसी के साथ आए हो, आना पड़ेगा, कवि सम्मेलन उखड़ रहा है, जमाना पड़ेगा। वो बोला, जबरदस्ती करते हैं, गाता हूँ, जैसा भी आता है सुनाता हूँ। अब वो गा रहा है, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक है दौराहा, और दौराहे के सामने एक है चौराहा, और चौराहे के सामने एक गली है, और पहली गली में दूसरी गली, पहली गली में दूसरी गली है, और दूसरी गली में तीसरी गली है, और तीसरी गली में चौथी। संयोजक बोला, ये आप क्या सुना रहे हैं? बोले, मैंने तो आपसे पहले कहा था मैं कवि नहीं हूं। पूरी 175 गली हैं, पूरी 175 गली हैं, सब सुनाऊं? संयोजक बोला, भगवान के लिए बैठ जाइए। बोले, बैठने के 500 रुपए दिलवाइए। अब एक नए अंदाज में इको की मधुर गूंज के साथ 30,000 गानों का अनोखा संगम। नए पुराने गाने, भजन और कव्वाली के लिए डिलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराना बस स्टैंड, देवास। फोन 21767। मुंबई से हमारे बीच भाई श्याम ज्वालामुखी अपनी अद्भुत बातों के लिए विख्यात हैं। निवेदन मात्र इतना है कि जब वो यहाँ आए तो उन्हें पहले 10 मिनट चुप्पी से सुन लेना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं वो कब ढंग की बात कर जाएं और आपको आनंद दे जाएं। जोरदार तालियों से भाई श्याम ज्वालामुखी का स्वागत कीजिए। भाई श्याम ज्वालामुखी। मैं आपके सन्मुख अवतरित हो गया हूँ। जब तक आप सहन करेंगे अंतर ध्यान नहीं होगा। कवि सम्मेलन कुछ विलंब से चला तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेन पे इंक्वायरी में पूछ लिया था गाड़ी टाइम पर है। वो बोला टाइम को मारो गोली, लाइन पे है, यही क्या कम। तो सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अंजुम जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। माइकल दारू पीकर आता, पत्नी चाहे तो पति की शराब छुड़ा सकती हैं, कह दे कि या तो मुझे छोड़ दो या शराब छोड़ दो। 1 मिनट में शराब छोड़ देगा। शराब तो बुढ़ापे में भी पी सकता है। क्या बात है? बाकी सरकार कानून कायदों से नशाबंदी नहीं कर सकती है, मैं मानता हूँ, पर कोई भी पत्नी चाहे तो। अभी हुल्लड़ जी मुझे समझा रहे थे शराब पीने से बुढ़ापा नहीं आता, पिया करो। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात बता रहे। मैंने पूछा बुढ़ापा क्यों नहीं आता? बोले आएगा कैसे, पीने वाला जवानी में ही ऊपर चला जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी। हालांकि मैं देख रहा था सभी जने बड़े प्रफुल्लित होकर सुन रहे थे, और देवास आने में मुझे बहुत खुशी होती है। कागज के फूलों में खुशबू नहीं होती, पर कागज के नोटों में अवश्य होती है।
और पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाले नोट यहीं छपते हैं। इसके लिए मैं देवास को बधाई देता हूँ। यहाँ अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। अभी अपने महापौर कुंवर जय सिंह जी हैं। अब हमारे गांव में तो शादी होने के बाद कुंवर नहीं रहते। अच्छा है। अब शादी नहीं हुई हो तो भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल है। पर ये देश ही बड़ा अजीबोगरीब है। अब जरूरी नहीं कि दानवीर व्यापारी हो, उद्योगपति हो। हमारे कवि समाज में भी दानवीर होते हैं। अब हमारे कुमार विश्वास ने एक संस्था को 1 लाख रुपए का चेक डोनेशन में दे दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कवि और 1 लाख का चेक दे दे। 500 का नोट जेब से निकालें तो गांधी जी की आंखें आश्चर्य से फट जाओ। तो मैंने चेक को चेक किया। मैंने कहा कुमार भाई इस चेक पर साइन तो कर दे। ये बोले साइन नहीं करूंगा, इसी को गुप्त दान कहते हैं। बहुत अच्छे श्याम। मैंने कहा ये तरकीब कहाँ से सीखी गुप्त दान की? बोले झंवर जी से। बाद में पता चला उन्होंने कहाँ से सीखी, बोले गुप्ता जी से। मैं समझ गया गुप्त दान करते तो गुप्ता जी हो गए। कास्ट ऐसे ही बनती है। भंडार पे रहे भंडारी हो जाते हैं, कोठार पे रहे कोठारी हो जाते हैं। अब एक जगह श्याम सुंदर मालपानी जी ने बुलाया। पता नहीं चला मालपानी कास्ट कैसे बनी। जब रिसर्च की, पीढ़ियों का पता लगाया तो पता चला दादाजी ने माल कमाया, पोते ने पानी फेर दिया। तो ये देश ही बड़ा अजीबोगरीब देश है। अजीबोगरीब से मेरा मतलब है अजीब ढंग का गरीब देश। यहाँ कब क्या हो जाता पता ही नहीं चलता। अब जब पूरा देश ठीक चल रहा था तो अपने अटल बिहारी जी के घुटनों में दर्द हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जानता था घुटनों में दर्द तो होगा ही। जब जगह जगह घुटने टेकेंगे। बहुत अच्छे, वाह श्याम वाह। तो घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? बम्बई आए, घुटने ठीक हो गए, पर ऑपरेशन के बाद पहले जैसे तो नहीं रहते। मैंने पूछ लिया, माननीय अटल जी, आपकी भाजपा की गाड़ी 9 प्रांतों में पंचर हो गई, पर गुजरात आते ही ऐसी तेज कैसे दौड़ी कि जो सामने आए वो कुचल गए, वो ही बचे जो इधर उधर भग गए। अटल जी बोले, गुजरात में भाजपा की गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ती तो कहाँ पकड़ती? गुजरात में इसमें मोदी टायर लग गए। बहुत अच्छे, क्या बात है। तो कहीं कुछ भी हो जाता पता नहीं चलता। अभी एक सार्स नाम की बीमारी चली थी, उस पर 2-4 पंक्तियां दे रहा हूं। बड़ी भयंकर बीमारी थी, आपने भी नाम सुना होगा। सार्स चीन से चला और पूरी दुनिया में फैल गया। सारी दुनिया डर गई, ये हमें खा जाएगा। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं, साला जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। और 4 दिन में चला गया। अब न यहाँ है न वहाँ है। अरे हम जानते थे मेड इन चाइना का माल ज्यादा दिन चलता ही कहाँ। बढ़िया बात है। तो मैं केवल हंसाने के लिए कविता नहीं सुनाता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मेरे एक अमेरिकन मित्र ने मोबाइल फोन पर मुझे पूछ लिया, ज्वालामुखी जी, मुझे अपनी मदर इन लॉ के बर्थडे पर प्रेजेंट देने के लिए कोई सस्ती और चीप चीज बताओ। मैंने कहा मेरे फादर इन लॉ को ले जाओ। आज अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हैं?
नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ, टाइम पे आते तो पता ही क्या चलता चीफ गेस्ट कौन है। हाँ सब चीफ गेस्ट हैं। हाँ तुम भी आ जाओ। अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 साल पहले हवाई जहाज टकरा गई थी, तो अमेरिका में राष्ट्रीय एकता आ गई। भारत में एकता आ जाए तो अपन पाकिस्तान से तो क्या चीन से भी अमेरिका से भी निपट ले। यहाँ एकता आती तो है, पर आती कब है? 2-4 पंक्तियों में ध्यान चाहूंगा। 4 अमेरिकन साथ साथ चल देते उधर जिधर डॉलर का पेड़ खड़ा हो, 4 अंग्रेज साथ साथ चल देते राष्ट्र पर संकट यदि कोई बड़ा हो, पर 4 इंडियन एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 4 कंधों पर 5वां पड़ा हो। बहुत अच्छे श्याम, बहुत बढ़िया भैया। उससे पहले एकता आ जाए तो किसी से भी निपट लें। अब अटल जी ने अब राजनीतिकों पे मैं बोलूंगा नहीं, सबकी हालत खस्ता है। कांग्रेस पहले नर्वस थी, अब नारीवश है। अटल जी को बहुमत मिल गया जबकि घर में बहू है ही नहीं मिला। सबसे समर्थन मांग रहे थे, लालू जी से ही मांग लिया। यही भूल गए एक बाहर है बच्चों का बाप एक ब्रह्मचारी को कैसे समर्थन देगा। विचारधारा ही नहीं मिलती। अक्ल होती तो समर्थन दे भी देता, पर अनाज खावे तो अक्ल आवे। चारा खाने से ही अक्ल आ जाती तो तबेले की सारी भैंसें PhD नहीं हो जाती। पर लालू जी हैं बड़े ब्रिलियंट। उन्होंने सीताराम केसरी जी से कहा मुझे समर्थन दो, मैं भी PM बनूं। सीताराम जी बोले तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। लालू जी 3 महीने के लिए बिल क्लिंटन के पास अंग्रेजी सीखने गए। 3 महीने बाद सीताराम जी ने बिल क्लिंटन से मोबाइल फोन पर पूछा व्हाट इज प्रोग्रेस इन इंग्लिश ऑफ लालू यादव, तो बिल क्लिंटन बोला ई ससुरा अंग्रेजी ना सीख सकत। बहुत अच्छे श्याम। तो उससे तो अच्छा हमारे हिंदी भक्त कोई है ही नहीं। मुझे तो एक वीर रस का कवि मिला, हाथ के प्लास्टर बंध रहा था। मैंने कहा बिहार गए? बोले हाँ पटना कवि सम्मेलन गया था, हलवाई ने पीटा। क्यों गलती की क्या? कहा मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था आजकल रबड़ी का क्या भाव चल रहा है। तो आदमी का टाइम सही नहीं हो तो कोई भी बहाना उपयुक्त हो जाता है। हालांकि मैं सभी जो देश को चला रहे हैं उनको जानते ही हैं। वैसे कवि बनना मेरे लिए एक दुर्घटना है। कवि बनने से पहले मैं भी इंसान था। हंसने की बात नहीं, अब तो देवता ही हूँ। मजाक नहीं कर रहा। घर पे मुझे खाटू का श्याम जी कहते हैं। श्याम जी तो नाम है और दिन भर खाट पर ही बैठा रहता। जो भी पत्नी पीड़ित होता वो कवि बन जाता है। जैसे महाकवि तुलसीदास जी, कालिदास जी, जो जितना ज़्यादा पत्नी पीड़ित होता है वो उतना ही बड़ा कवि बनता है। मैं छोटा कवि हूँ, हमारे हुल्लड़ जी बहुत बड़े कवि। अब शादी से पहले कन्या 16 सोमवार करती है, शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कोई भी 3 वर मांग लो। समझदार कन्या कहते हैं भगवान 3 वर का मैं क्या करूंगी, ढंग का हो तो 1 वर ही बहुत। बढ़िया श्याम। तो मैं तो ढंग का निकल गया। ये ढंग का है नहीं, ढंग बात हंसने की नहीं है। लोग इसलिए हंस रहे हैं कि सोच रहे हैं ढंग का ही ऐसा है तो बेढंगा कैसा होगा। बहुत अच्छे। पर मैं विश्वास दिला दूं बहुत अच्छे नहीं है, ढंग का हूँ इसीलिए कविता सुना रहा हूँ, वरना कविता नहीं सुना रहा होता, संचालन कर रहा होता। बढ़िया श्याम। अब कई जगह, हालांकि मध्य प्रदेश में तो दहेज की परंपरा नहीं है। एक लड़की के पिता ने लड़के के पिता से कहा हम टीवी देना चाहते हैं, तो बोले नहीं हमारे पास है।
कहा फ्रीज देना चाहते तो कहा 2 है, एसी देना चाहते हैं तो कहा नहीं 3 कमरों में 3 है, देना है तो जनरेटर दे दो, सब बंद पड़े। बहुत अच्छे, बढ़िया। यहाँ बिजली कटौती होती है, हमारे बम्बई में बिजली कटौती नहीं होती, वहाँ दहेज लेते हैं। अब मारुति 1000 चाहिए तो देखते हैं, मारुति 800 तो नहीं है। दुल्हन को नहीं देखते, दुल्हन जो आ जावे कार में वही सही है। यानी कि मारुति से शादी होती है, दुल्हन दहेज में आती है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है श्याम, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही मैंने एक दूल्हे को प्रेजेंट देते हुए कान में कहा, कैसी दुल्हन से शादी कर ली, पहले देखा नहीं, रंग काला है, नाक चपटी है, दांत टेढ़े है, एक आंख है ही नहीं। वो बोला ज्वालामुखी जी आप कान में क्यों कहते हैं? अरे जोर से बोलो या सुनती भी नहीं।